हम लोग योग मुद्रा में आकर के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद प्रार्थना होगी। वह शक्ति हमें दो दयाली कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे। अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें तो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव में परिमाण उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी से, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में जीवन सफल बना जाए। आज की समवाई क्लास में हमारे बीच में मंजू गुप्ता मैम उपस्थित हैं, बीपी सक्सेना साहब उपस्थित हैं, धनंजय सिंह उपस्थित हैं, एमके यादव उपस्थित हैं। सभी का स्वागत है। हम लोग ये सब जो शिक्षा है वो हम लोगों ने एस्पस प्रयागराज से ग्रहण किया है और वहाँ के 3 मनीषियों के लिए हम लोग कृतज्ञ हैं। वो 3 मनीषी हमारे ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान के अध्यक्ष जेपी अग्रवाल सर हैं और एपेक्स बॉडी के चेयरमैन एसएस सर्राफ साहब हैं। उनसे हमने जो शिक्षा ग्रहण किया है और अपने अन्य गुरुओं से भी जो हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया है उसको हम समाज में इसलिए सबको बता रहे हैं ताकि यह जन जन जागरण के रूप में ये चिकित्सा विधा प्रचलित हो और उसका लाभ जन साधारण को मिल सके। इसी उद्देश्य से हम लोग समवायी कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं और हमारे ही अपने ही लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे ही लोग सुनते भी हैं, हमारे ही लोग बोलते भी हैं, बताते भी हैं। हम लोग जो आपस में ज्ञान शेयर कर रहे हैं बस उसी का ये है। कोई ज्ञानी नहीं है, सब
सीख रहे हैं, हम भी शिक्षक हैं, हम स्टूडेंट भी हैं और शिक्षक भी हैं। तो जो आज का पहला वो है वो रक्त है। हम लोग शुरू करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने ये पढ़ा था, पिछली बार हम लोगों ने सेल पढ़ा था, और इसको पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि हम लोग ये समझ सकें कि अगर हम लोग अपनी चिकित्सा कर रहे हैं तो जो वर्तमान की साइंस है, जो एलोपैथी साइंस है, जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, उसमें जो चीजें हैं उनको भी हम लोग ग्रहण करें, ताकि उससे हम लोग अपनी चिकित्सा पद्धति को और अधिक सख्त प्रभावी बना सके। तो हम लोगों ने सेल पढ़ा था। तो सेल में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल अपने आप में संपूर्ण है और वही स्ट्रक्चर और फंक्शनल इकाई है। अब उसके बाद अगर वो स्ट्रक्चर फंक्शनल इकाई है, बेटा ये इसमें कैसे करें, ये हम लोग उसको करेंगे ना प्रेजेंट, रक्त को प्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो हम लोग रक्त को प्रेजेंट, आज रक्त पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने जो ये पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सारी एनर्जी बनती माइटोकॉन्ड्रिया में है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना रोल है, वह एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनाने के लिए उसको ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, और इनके माध्यम से जो हमारे शरीर के तमाम तंत्र हैं वो ऑक्सीजन लाते हैं, फिर उसको सेल तक पहुंचाते हैं, और सेल में जब पहुंच जाता है तो उसे एनर्जी बनाते हैं। उसी एनर्जी का प्रयोग हम लोग करते हैं अपने सारे कार्यों में, चाहे वो चलना हो, चाहे खेलना हो, कूदना हो, उनसे एनर्जी ग्रहण करके हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो यानी एनर्जी मेन मुख्य रूप से मुख्य ऐसा एलिमेंट है जिसको कि हमको बनाना भी है और उसी का यूज करना है। तो अब ये एनर्जी मान लीजिए किसी रूप में हमारे पास आई, तो ये जाए कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे हो। तो हमारे शरीर के सिस्टम समझ लीजिए, हमारे सिस्टम का भी हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा नहीं है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, वो जैसे उसी फैक्ट्री की तरह है, जैसे सारे एलिमेंट, सारे कच्चा माल जो हम लाते हैं, और कच्चा माल ला करके हम लोग उससे कुछ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कपड़ा बना रहे हैं, तो कपड़ा बनाने के लिए जो हम लोग कच्चा माल लाते हैं वह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसमें तमाम तरह की भोजन लेते हैं, कभी हम लोग ग्लूकोज कहें या जो भी कहें, ग्लूकोज कहें, पानी कहें, तरल में किसी तरह का पेय पदार्थ कहें, चाय कहें, शुगर कहें, आलू कहें, चावल कहें, सारी चीजें हम जो लेते हैं ये हमारे रॉ मटेरियल हैं। इनसे हमारी इस फैक्ट्री में बनता क्या है, बनता है रक्त। और रक्त जब बन जाता है तो ये रक्त कहाँ जाता है। अब इस रक्त को मान लीजिए हमने बना लिया, हमने मान लीजिए कपड़े की एक फैक्ट्री लगाई और उसमें एक कोई बनियान बना रहे हैं। अब इस बनियान को हमको सप्लाई भी तो करना है, तो सप्लाई कहाँ करता, हमारे ग्राहक कहाँ है, उन ग्राहकों को हमको भिजवाना है। अब भिजवाने के लिए सिस्टम क्या है, तो भिजवाने का सिस्टम हमारे पास ब्लड, ये जो ब्लड है, ये हार्ट जो है वो हमारा सिस्टम है जो ब्लड और ब्लड वेसल्स के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करता है। ये एक पंप है, हार्ट तो एक पंप हो गया। रक्त जो है, रक्त ऐसा वाहन है जिस वाहन में हम लोग ऑक्सीजन भिजवाते हैं। तो वो ऑक्सीजन हम लोगों को जा करके हर सेल में भिजवाना, हर सेल में सप्लाई कर देना है। तो जब सेल को सप्लाई मिल जाती है ऑक्सीजन की, तो वो अपनी फिर एनर्जी बना लेता है। जैसे हम लोग अपने ग्राहकों को जो सप्लाई कर देते हैं उससे अपना वो काम करते हैं, तो उनका काम पर्पस पूरा हो जाता है। अब इसको कंट्रोलर एजेंट्स के रूप में कौन कौन है। अब हार्ट ने इसको कर दिया, और किडनी ने क्या किया, किडनी ने इसको सफाई किया। जो हार्ट में, जो ब्लड में कोई चीज पहुंच गई, खराब चीज पहुंच गई, तो उसको किडनी सफाई करके उसको टॉक्सिन को, या इस प्रोसेस में जो कूड़ा कचरा निकलता है उस टॉक्सिन को किडनी निकाल देती है। और हमारा जो लंग्स है, वो लंग्स हमारे ऑक्सीजन लेते हैं और उसको
सप्लाई देते हैं और वो ब्लड में शामिल हो जाता है, और ब्लड में शामिल होने के माध्यम से फिर वो चला जाता है और सेल में पहुंच जाता है। तो इस पूरे तंत्र में हम लोग जो है पढ़ते हैं, तो ब्लड हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है, और जो वहां के जब गया, ट्रांसपोर्टर गया, वाहन गया, वहां देखा उसने और ऑक्सीजन दे दिया और कहा जो आप खराब चीजें हो, वेस्ट पदार्थ हो, वो हमको दे दीजिए तो हम इसको ले जाएं। तो उसी ट्रक में वो चलाया। तो यानी ब्लड जो है पहले ऑक्सीजन दे रहा है या न्यूट्रिएंट्स सारे दे रहा है। क्या क्या सारे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। न्यूट्रिएंट्स में क्या हो सकता है, देखिए न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी जितनी भी चीजें आपके स्टमक ने, लार्ज इंटेस्टाइन ने, स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया हो, एब्जॉर्ब किया हो, वो सब ब्लड में है। उसके बाद सारे विटामिन सब उसी में है। अब इन सब को लेके गया, उसने सबको दे दिया और देने के बाद ऑक्सीजन भी दिया, और जब वहां से आया तो कार्बन डाइऑक्साइड ले आया और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको ले आया, और उनको ले आकर के उसने आगे प्रोसेस कर दिया, और फिर उसको किडनी निकाल दिया, और उधर लार्ज इंटेस्टाइन ने अपना निकाल दिया मल के रूप में। तो अब हम लोग ये समझें कि ब्लड क्या है। तो पहले हम लोग अमीबा की बात कर रहे थे कि एक सेल का एक कोशीय प्राणी है, तो एक सेल है। अमीबा में केवल एक ही सेल है, और हम लोग मल्टी सेलुलर है, यानी हमारे पास सेल का भंडार है, कई लाखों करोड़ों हमारे सेल्स हैं। और लेकिन हमारे यहाँ जहाँ इतने सेल्स हैं, वहां हम लोगों ने हर चीज को अलग अलग में बांट दिया है, और हर सेल का काम अलग अलग कर दिया है। बहुत से सेल एक साथ जुड़ गए हैं तो उन्होंने ऊतक बना लिया है। अब ऊतक बनाया तो वो क्या हुआ, स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए ऊतक बना दिया, यानी कई सेल मिल गए और उन्होंने एक तरह काम करना शुरू कर दिया। दूसरे सेल कई मिल गए, उन्होंने दूसरी तरह काम शुरू कर दिया। तो रक्त जो है विशेष तरल संयोजित ऊतक कहा जाता है। तो विशेष तरल संयोजित ऊतक का अर्थ हुआ कि यह विशिष्ट रूप से है, स्पेशलाइज्ड है, और क्या कनेक्ट कर रहा है, ये अनेक टिश्यूज के बीच में एक सेतु काम कर रहा है, सबके बीच में जाता है, सबको ट्रांसपोर्ट करता है, सबको टिश्यू से मिलता है। तो अब हमको ये पढ़ना है कि रक्त जो है, अगर ये ऊतक है, टिश्यू है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां विशेष तरल जो संयोजित ऊतक है वो 2-3 बताए थे। एक तो बताया गया था कि एक तो रक्त है, एक CSF की बात की गई थी, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन में होता है और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है, एक वो था। और तीसरा हमारे पास एक लिम्फ है। लिम्फ भी हमारा बहुत ही बड़ा संयोजित ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी तरल है। तो हम लोग अब आए कि रक्त हम लोग क्या है। तो रक्त में हम लोगों ने कहा कि ये ऊतक है। अब जब ऊतक कहा तो हम लोग इसमें मैट्रिक्स का जब कंसेप्ट है, तो मैट्रिक्स माने होता कि इसको मिलके कौन कौन चीजें मिलके बनी है। तो हमेशा हम लोग पढ़ा है, पहले हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि 70% हमारे शरीर में जल है, यानी तरल है। तो अब ये मान के चलिए कि कोई भी ऑर्गन जब भी मिलेगा तो उसमें जल की मात्रा जरूर होगी, क्योंकि 70% हमारे शरीर में जल है, 30% में हमारे सब चीजें हैं। तो 70% जल है, तो हर कोई भी ऊतक होगा, कोई भी ऑर्गन होगा, उसमें आपको जल अधिक मिलेगा। तो क्या है इनके मैट्रिक्स माने जो जिसमें जो आधार होता है, जिसमें बेस होता है। मैट्रिक्स माने बेस, किसमें बेस है कि एक ऐसा प्लाज्मा है जो तरल टाइप का है, और उसका रंग जो है, रंग प्लाज्मा का रंग नॉर्मली येलोइश होता है। तो उस प्लाज्मा में जीवित कणिकाएं, रक्त कोशिकाएं, जिनको हम बोलते हैं कि 2 तरह के हैं, एक तो कोशिकाएं हुई और एक हमारे मैट्रिक्स हुआ। तो मैट्रिक्स को प्लाज्मा हो कह दिया हम लोगों ने, और जीवित कणिकाएं हमारे आगे पढ़ेंगे, तीन तरह की कोशिकाएं उसमें रहती हैं, कणिकाएं, और वो सस्पेंडेड अवस्था में रहती हैं, जैसे तैर रही हैं, यानी जैसे आधार में तैरती हैं उसी तरह तैरती हैं। जैसे हम लोग सेल में पढ़ा था कि सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में वो तैरती रहती हैं, सारे जो है ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं, वैसे ही यहाँ भी ये निलंबित रहती है, मतलब सस्पेंडेड रहती है। अब रक्त बनता कैसे है ये भी लोग जान लें। तो रक्त में जब दोनों कणिकाएं हुई तो कोशिकाएं भी है और प्लाज्मा भी है।
प्लाज्मा में भी आगे हम पढ़ेंगे कि उसमें जल भी है और जल के अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है। तो उन्होंने कहा कि रक्त अनेक तत्वों, अब तत्व क्या हुए, कोशिकाएं हो गई, प्लाज्मा हो गया, तो ये सब है ना, ये तत्व है। जल है, इसमें जल है क्योंकि प्लाज्मा है, जल है, जीवित कणिकाएं हैं, और प्लाज्मा में और भी कंटेंट है, इसलिए उन्होंने अनेक तत्व कहा। इन सब से मिलके बना है, यानी प्लाज्मा में बहुत से तत्व भी हैं, जल भी है, और उधर जीवित कणिकाएं हैं। जीवित कणिकाएं 3 तरह की होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अब इसके तत्व जल आज से क्यों मिलते हैं, क्योंकि आप इस देखिए स्टमक में जल कुछ अपने आप में पहला एब्जॉर्प्शन जल का हुआ स्टमक में, फिर छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन हुआ, सबसे अधिक छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद बड़ी आंत में कुछ चीजें जो है वहां भी बड़ी आंत में से एब्जॉर्ब होती हैं। और जल तीनों में, स्टमक में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन, तीनों में जल जो है एब्जॉर्ब होता है। तो जल और तत्व ये आंत से आए, और आंत से आकर के सब जो हमारी अब क्लोज चैनल से हमारे, देखिए हमेशा बंद चैनल में रक्त वाहिनियां हमारे हैं, जिनमें कि चैनल के रूप में, क्यों ये कारण इसलिए आवश्यकता इसलिए पड़ी कि रक्त चैनल में जो रक्त सब जगह को भिजवाना है, शरीर के ऊपर के भाग को भिजवाना है, नीचे के भाग भिजवाना है, और उसको शुद्ध भी करना है। तो यानी फ्लो तेज रहे, प्रवाह प्रेशर रहे, इसलिए उसी तरह जैसे मान लीजिए अगर हम लोग नाली फेंक दें, बहुत चौड़ी जगह हो और इसमें पानी फेंक दें, कोई सतह है कमरे में, आप पानी फेंक दीजिए तो पानी हर जगह फैल जाएगा। लेकिन अगर आप क्लोज चैनल में इसको प्रवाहित करें, किसी ट्यूब में इसको डाल दें, तो पानी का फ्लो बढ़ जाता है। इसीलिए इस फ्लो को, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रक्त वाहिनियां बनाई गई, कि रक्त वाहिनियों में यानी चैनल्स में इसको प्रवाहित कर दिया गया। तो अब ये सब चैनल्स में तत्व चले गए, जल चले गए। जीवित कणिकाएं कहां से हुई? जीवित कणिकाएं हमारी बोन मैरो में नोट कर लीजिए सभी लोग कि बोन मैरो में, रेड बोन मैरो, जो हमारे लंबी वो होती हैं हड्डियां, उनमें जो रेड बोन मैरो होता है, उसमें ये सब जीवित कणिकाएं बनती हैं। सारी जीवित कणिकाएं वहीं पर बनती हैं, ठीक है। तो बोन मैरो मेन उसका पोर्शन है, बोन मैरो में सही बनते हैं। और कुछ कणिकाएं हमारी लिम्फेटिक टिश्यू में भी बनती हैं। बोन मैरो तो बेसिकली वहीं से बनती है, लेकिन लिम्फेटिक टिश्यू में आकर के कुछ उसमें परिमार्जन और परिष्करण होता है। तो लिम्फेटिक टिश्यू, इसीलिए कहा गया है कि बोन मैरो तो है ही है, लिम्फेटिक टिश्यू में आकर, और फिर कहाँ होता है, सारे जल मिल गया, तत्व मिल गए, और ये जीवित कणिकाएं मिल गई, और तीनों आकर के रक्त चैनल्स में आ गई, और वहीं पर बन के निर्माण हो गया। तो पहला प्रश्न हमेशा आता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो न तो बोन मैरो में होता, न लिम्फेटिक टिश्यू में होता है, न आंत में होता है, ये सब रक्त वाहिनियों में निर्माण होता है। आते सब जगह से हैं, सारे तत्व आकर के, और फिर वहां पर चैनल में ही हमारे रक्त का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें आगे सहभागिता की बात की गई है। पूरा सारा शरीर का सिस्टम एक है कि यकृत और स्प्लीन विशेष सहयोग क्यों है? क्यों? लीवर और स्प्लीन इसको बनाते भी हैं, ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं, आरबीसी वगैरह का कभी कभी यकृत और स्प्लीन बनाते हैं, इसलिए उनका विशेष सहयोग है। हृदय प्रवाह बल देता है, हृदय इसको क्या करता है, पंप करता है, पंप माने उसको प्रेशर देता है, सो दैट कि ये पूरे शरीर में फैल जाए। किडनी इसकी सफाई कर देती है। क्यों? किडनी क्या करती है, जो टॉक्सिन होते हैं, जो मेटाबॉलिक सिस्टम के बाद कुछ टॉक्सिन निकलते हैं, उन टॉक्सिन को ये बाहर निकाल देती है यूरिन के माध्यम से। फेफड़े इसे ऑक्सीजन युक्त बनाए रखते हैं। तो इसलिए अच्छा, इसमें एक और पॉइंट समझ लीजिए कि ये आता है कि रक्त बनने की प्रक्रिया भ्रूणावस्था के 4 से 9वें सप्ताह में प्रारंभ हो जाती है, यानी रक्त बच्चे में शुरू से बनना शुरू हो जाता है।
और जब तक बोन मैरो बाद में डेवलप करती है, तो जब तक बोन मैरो विकास नहीं होता तब तक रक्त कणिकाएं, जो बोन मैरो की बात की जा रही थी कि रक्त कणिकाएं बनती कहाँ हैं, तो जब तक बोन मैरो शुरुआत के जन्म के पहले बोन मैरो का जब तक विकास नहीं होता तब तक उनका जनन स्थान कहाँ है, लीवर है, स्प्लीन है और लिम्फ नोड है और आंत की दीवारें हैं। यानी आंत और ये सब पहले बन जाते हैं, तो यकृत, स्प्लीन, लिम्फ नोड और आंत की दीवारों में इनका विकास रक्त कणिकाओं का होता है। ये आप लोग याद रखिए, क्यों कि शुरुआत में भी तो ये होता है कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ तब पहले ही यहाँ पर होता रहा, और जब बोन मैरो का विकास हो गया तो बोन मैरो से ये बनना शुरू हो जाती हैं हड्डियां, क्योंकि हड्डियों में बोन मैरो होता है। अब रक्त का संगठन जब कंपोजिशन की बात आई तो हम लोगों ने कहा था कि रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में देखिए, प्लाज्मा में 55 से 58% है, यानी प्लाज्मा अधिक है और रक्त कणिकाएं कम है, 42 से 45% है। ये परसेंटेज पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में कि प्लाज्मा कितना है, तो 55 से 58% ये हो गया, यानी 50 से अधिक है और रक्त कणिकाएं 50 से कम है, तो अधिक वाली प्लाज्मा है और रक्त कणिकाएं कम वाली हैं। अब इसमें देखिए, जल 91 से 92% जल है, इस पूरे प्लाज्मा में जल अधिक है और ठोस 8-9% केवल है। तो प्लाज्मा को हम लोग पहले पढ़ लें। अब प्लाज्मा में देखिए प्रोटीन है, तो कार्बनिक वो है, मेन प्रोटीन है, प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, तो ये जो है हमारे पास 7-8% है, और वसा है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लूकोज है, ये भी उसमें है। अकार्बनिक में क्या है, 1% के आसपास लगभग, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, क्लोराइड, सल्फेट, फास्फोर्स, बाइकार्बोनेट सब है। तो ये जो मेन है वो आपकी मेन इसमें जल है 91 से 92%, और उसके बाद देखिए कि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन, अब प्रोटीन क्यों है ये आप समझ लीजिए। एक और इसी संदर्भ में बता दूं कि जो हम लोग कह रहे हैं कि चैनल में प्रवाहित हो रहा है, तो चैनल कभी रक्त जो है, जो चैनल में प्रवाहित हो रहा है, वह कभी किसी ऑर्गन को, किसी सेल को स्पर्श नहीं करता, ऐसा नहीं कि वो टच करे, यानी वो चैनल में इसलिए बंद है, वो चैनल बिल्कुल सेपरेट है और बगल में उस भी जाता है, तो वो क्या करता है, उससे कुछ रक्त का कुछ भाग उन जो पोरस होता है ना, तो उनसे छन करके और बाहर चला जाता है, और जो बाहर चला जाता है वो भी लिक्विड के रूप में होता है। तो जो लिक्विड के रूप में होता है उसको ही इंटरस्टिशियल लिक्विड बोलते हैं। एक शब्द बीच में कभी कभी आता है, पढ़ेंगे आप आगे चल के, कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो वो जो वो लिक्विड है या फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल इसलिए कहा जाता है कि चैनल में तो हमेशा, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को किसी सेल के पास गई तो ऑक्सीजन तो चैनल बंद है, ऑक्सीजन तो आरबीसी में बंद है। अब आरबीसी में जब ऑक्सीजन बंद है तो ऑक्सीजन निकले कैसे, तो ऑक्सीजन नहीं निकलती, ऑक्सीजन किसी लिक्विड के साथ निकलेगी ना, जो अंदर लिक्विड का पार्ट है, तो वो लिक्विड का पार्ट पोरस, वो जो दीवारें होती हैं उनकी दीवारों से बाहर निकलता है, और बाहर निकल करके बाहर उस प्रोसेस से निकलता है, और निकलने के बाद वो अगले चैनल, जो अगला सेल है उस सेल में जाता है, तो सेल में वो प्रवेश कर जाता है और इस तरह ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। वहां से जो और मटेरियल है वो भी निकलते हैं और वो बीच के जो जगह है वहां पर आते हैं, और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं और क्लोज चैनल में आ जाते हैं। तो जो बीच का स्थान है जिसमें लिक्विड लगातार भरा हुआ है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इसका भी परसेंटेज होता है 70% जो है जल, तो जल तरल की बात है तो तरल में चैनल में है और सेल के अंदर है, और सेल के बाहर ये जो है ये वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसको बोलते हैं। तो अब देखिए, अब जो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन तीन कैटेगरी की प्रोटीन है, एक एल्बुमिन है और एक ग्लोबुलिन है और एक फाइब्रिनोजन है, तीन तरह की हमारे पास प्रोटीन है।
अब इन प्रोटीन का रोल क्या है ये अभी आप जान लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। एल्बुमिन, अब देखिए सबसे अधिक है ये, उसमें देखिए 50 से 65% केवल यही है। जो जितने भी कार्बनिक तत्व हैं जो हम लोगों ने यहाँ पढ़े थे, कार्बनिक तत्व 7 से 8%, उसमें से 50 से 65% ये प्लाज्मा प्रोटीन है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन भी लीवर से बनती है। ग्लोबुलिन ये वाले भी, ये भी यकृत द्वारा बनती है, सब लीवर बनती है। और गामा ग्लोबुलिन, ये इसका जो रोल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल दोनों के द्वारा बनती है। और फाइब्रिनोजन ये भी लीवर बनती है। लीवर हमारा बहुत बड़ा वर्किंग फोर्स है जिसमें कि बहुत चीजें, बहुत केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो एल्ब्यूमिन देखिए, एल्ब्यूमिन का यूज क्या है। अब हम लोगों ने भी देखा था कि जब हमारे पास अंदर चैनल में रक्त प्रवाहित हो रहा है और हम लोग उसको, दूसरा सेल बगल में है, अब उस सेल में जाना है ऑक्सीजन को, तो जो अंदर से इस दीवार से जो पोरस होते हैं उनसे लिक्विड बाहर की तरफ जाता है, उसमें ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन जो है वो दूसरे सेल में चली जाती है। तो अब इसमें फोर्स कितना रहे कि ये सारा, मान लीजिए अंदर तो बहुत बड़ा फोर्स है क्योंकि फोर्स से आ रहा है रक्त, अब रक्त पूरा का पूरा बाहर चला न जाए क्योंकि बाहर तो तरल बहुत कम है तो वहां तो फोर्स है नहीं। तो यानी फोर्स, और हम लोग भी जानते हैं साइंस में कि जिसमें अधिक फोर्स होगा तो वो बाहर क्यों ढकेल देगा। तो यानी जो रक्त है वो रक्त पूरा का पूरा बाहर की ओर न चला जाए, इसके लिए इन एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इन सब की उपयोगिता है। कैसे उपयोगिता है, ये करती क्या है, ये प्रोटीन जो है ये कंसंट्रेशन इनकी प्लाज्मा में, कंसंट्रेशन लिखा हुआ 6 से 8 ग्राम परसेंटेज होती है। तो ये क्या करती है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी माने हुआ कि जो तरल, एक तरल होता है वो बहुत तेजी से बहता है। मान लीजिए गंगा जी का पानी देखिए बहुत तेजी से बह रहा है, अब उसमें कुछ और चीजें मिला दीजिए तो उस पानी का प्रवाह कम हो जाता है। तो वो विस्कोसिटी माने ये कि रक्त को धीरे धीरे बहना, जो धीरे धीरे बनाती है, एक तो विस्कस बनाती है, दूसरा धीरे धीरे बहना बनाती है। और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर माने हुआ कि इस दीवार से बाहर न चला जाए पूरा, उसके लिए क्या होती है कि प्रोटीन और जल एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करता है। तो जल जो अंदर बना हुआ जल और प्रोटीन दोनों एक दूसरे को जोड़ने के काम करते हैं, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है और इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से बाहर रक्त बहुत कम जा पाता है और उतना ही जा पाता है जितनी आवश्यकता हो। नहीं तो मालूम हुआ कि बहुत तेजी से रक्त बाहर चला गया, रक्त माने जो उसमें सारे कंपोनेंट हैं अंदर चले गए एक साथ ही, तो धीरे धीरे जाए, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर प्रदान करने के लिए ये एल्ब्यूमिन है। इसके अलावा इसका और काम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चल के पढ़ेंगे आप कि ये कई तत्वों को, ये एल्ब्यूमिन क्या करती है, एल्ब्यूमिन बाइंड करके, और जहां लीवर अधिकांशतः तो लीवर का होता है, लीवर में काफी चीजें होती हैं, तो लीवर तक ले जाने का काम जो है ये सब तत्वों को अपने साथ बांध करके और जहां पहुंचना होता वहीं पहुंचा देती है। अब दूसरा ग्लोबुलिन आया। ग्लोबुलिन में देखिए 29 से 34%, वो सबसे अधिक थी, ये उससे कम है, लेकिन इसके 3 भाग और हैं, अल्फा और बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा दोनों लीवर से, लीवर वहां भी बना रहा था और ग्लोबुलिन को भी लीवर बना रहा है, ये भी वही काम करती है। अल्फा 9.5 से 18% है, बीटा 8 से 14% है। ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर, वही जो प्रेशर बना रहे थे, ऊपर बता रहे थे कि जिस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से रक्त बाहर न जाने पाए, रक्त के जो उसके कंपोनेंट है वो बाहर बहुत तेजी से न जा पाए, इसलिए ये करती है। और इसका दूसरा फंक्शन है कि ये ग्लूकोज और लिपिड से कॉन्जुगेट करके, मतलब ग्लूकोज और लिपिड के साथ ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन, देखिए ग्लाइको माने ग्लूकोज और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, ये बीटा ये खुद ग्लोबुलिन प्रोटीन है, तो ग्लूकोज साथ मिलेगी
तो ग्लाइकोप्रोटीन बना देगी, लिपिड के साथ मिलेगी तो लाइपोप्रोटीन बना देगी। तो यानी लिपिड, लाइपो माने लिपिड प्रोटीन, लिपिड से लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, और ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। तो कभी हम लोग पढ़े हैं आगे चल के कि ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट कौन करता है, सेल करता है। सेल में वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, जब वहां पर एक सेल का पार्ट है एपरेटस वाला, उसका एपरेटस का नाम क्या है, गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस में जब प्रोटीन आ जाती है तो गोल्गी एपरेटस देता है, तो वो लाइपोप्रोटीन और ग्लूकोप्रोटीन में बनाकर भेजता है। तो ये काम जो है बीटा ग्लोबुलिन ये करती है, ये वाला काम जो है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटीन अल्फा बीटा ग्लोबुलिन ये ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट करती हैं, बना देती हैं। ये काम जो है आपको सेल में पढ़ा है आपने कि सेल ये काम करता है, तो उसके लिए बीटा ग्लोबुलिन और अल्फा ग्लोबुलिन इंपॉर्टेंट है। तीसरा गामा ग्लोबुलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये होती तो 12 से 22% है। अब प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट दोनों जगहों पर इसका संश्लेषण होता है, बनती वहीं पर है। तो प्लाज्मा सेल हमारे जो है वो वाले, और लिम्फोसाइट आगे पढ़ेंगे हम लोग, उनके द्वारा बनती है। और ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए एंटीबॉडी बनाने का काम यही करती है, और इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस संदर्भ में है कि जो एंटीबॉडीज बनाती है वही गामा ग्लोबुलिन के संपर्क में आके बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। और उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, तो पढ़ेंगे जब हम लोग आगे रक्त में आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिर फाइब्रिनोजन, देखिए ये समस्त प्रोटीनों में सबसे अधिक अणुभार की प्रोटीन है, सबसे मतलब सबसे अधिक भारी है, और ये भी यकृत, लीवर। तो ये प्रश्न हमेशा आता है, जब कभी आएगा तो आपको ग्लोबुलिन, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे फाइब्रिनोजन हो, और चाहे आपको एल्ब्यूमिन हो, ये सारे यकृत से बनते हैं। केवल एक ही गामा ग्लोबुलिन है जो लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल द्वारा बनाई जाती है। तो ये वाला आता है। ये क्या करती है, फाइब्रिनोजन का रोल क्या है? फाइब्रिनोजन का रोल जो है, जो आपके शरीर में मान लीजिए रक्त कोई कहीं कट गया, किसी के शरीर में कोई रक्त कहीं कट गया और रक्त बहने लगा, तो रक्त लगातार न बहे उसके लिए ये प्रक्रिया फाइब्रिनोजन क्या करता है, ये फाइब्रिन में बदल देता है और वहां पर ये चोट को बंद कर देता है, यानी क्लॉट फॉर्मेशन करता है। और क्लॉट फॉर्मेशन करके ऑस्मोटिक प्रेशर, वही ऑस्मोटिक प्रेशर माने ऐसा प्रेशर मेंटेन कर देता है ताकि ये बाहर जा ही न पाए, रक्त बाहर न जा पाए और अंदर ही रह पाए, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो है फाइब्रिनोजन का रोल क्लॉट फॉर्मेशन में है। जब कट जाता है तो उसके लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए प्लाज्मा में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लाज्मा में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लाज्मा में जल है, जल के अलावा ठोस है, ठोस में प्रोटीन अधिकांशतः हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि टेस्ट हम लोग के होते हैं तो अब सीरम से होते हैं, कि वो सीरम बिलिरुबिन, सीरम फाइब्रिनोजन जो भी कहते हैं, सब सीरम के संदर्भ में सारे टेस्ट ब्लड के होते हैं। तो ये सीरम क्या चीज है, तो सीरम को बताया गया है कि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन के निकल जाने के पश्चात शेष तरल को सीरम कहते हैं। जब टेस्ट होता है, ये हमेशा प्रश्न आता है, सीरम क्या है? फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दीजिए तो सीरम बनेगा। तो क्यों ये भी तो जान लीजिए कि प्लाज्मा में सब सारे चीजें हैं, फाइब्रिनोजन भी है। अब फाइब्रिनोजन का हमने ये पढ़ा था कि कोएगुलेशन प्रक्रिया में, कोएगुलेशन माने चोट को रोक लेना, मतलब वहां पर उसको क्लॉट फॉर्मेशन कर देना और बाहर बहने से रोकना, ये इसका अर्थ है कोएगुलेशन का, क्लॉट फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए रक्त को आपने टेस्ट करने के लिए निकाला और वो फाइब्रिनोजन भी उसमें है,
तो जम जाएगा, जमा देगा, क्लॉट फॉर्मेशन कर देगा। तो क्लॉट फॉर्मेशन कर देने में हमारा टेस्ट ही नहीं आ पाएगा। तो इसलिए जब ब्लड का टेस्ट करते हैं सीरम का, तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल देते हैं और तब वो हम लोग टेस्ट करते हैं, तो वो सही आता है। अब हम लोग आगे पढ़ें कि रक्त में जो ब्लड सेल्स जिनकी बात हम लोग कर रहे थे कि ये 42 से 48% वाली थी ना, 42 से 45% ये रक्त कणिकाएं, इनमें 3 तरह की है। तो तीनों तरह के नाम देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, एर्थ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इन सब से आप नाम का नॉमेनक्लेचर को आप समझ लीजिए। एर्थ्रो माने होता है, जो एर्थ्रोसाइट का है, एर्थ्रो माने होता है उस रूप में रेड, साइट माने रंग, साइट माने सेल, तो साइट माने सेल हो गया, एर्थ्रो माने लाल हो गया। तो एर्थ्रोसाइट में लाल रंग के जो है तो उनको आरबीसी सामान्य भाषा में रेड ब्लड सेल्स कह दिया गया। ल्यूकोसाइट, ल्यूको माने व्हाइट, साइट माने सेल, ल्यूकोसाइट माने जो सफेद, WBC कह दिया गया, क्योंकि उनका कोई कलर नहीं होता इसलिए ल्यूकोसाइट कह दिया गया। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो माने जमना, थ्रोम्बोसाइट माने ऐसे तत्व जो जमाते हैं, तो वो जमाने वाला काम प्लेटलेट का। तो तीन तरह के हमारे रक्त कणिकाएं हैं जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रक्त कणिकाएं बनती कहां पर है। हम लोगों ने कहा था कि बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो में कहां पर, जो रेड बोन मैरो है, जो लाल बोन मैरो जो लाल है वहां बनती है। तो लाल बोन मैरो में सभी बनते हैं, सभी ब्लड सेल बनते हैं, ठीक। तो सस्पेंडेड फॉर्म में भी बता रहे थे कि हम लोग तैरती अवस्था में ये सब होते हैं। अब नॉर्मली अब सेल जैसे सबका वो है, तो अगर जन्म हुआ है तो इनकी मृत्यु भी होगी। तो जन्म और मृत्यु दरों में संतुलन एक अगर है तो जो है मानव जीवन, हम लोग संतुलन की बात कर रहे हैं, तो संतुलन इनकी उसमें भी होता है। और आगे हम लोग अभी ये सेंटेंस में पढ़े, स्प्लीन सभी प्रकार की कणिकाओं का कब्रिस्तान है। इसको मत पढ़े, ये आरबीसी का तो हाई है, मेन रूप से आरबीसी का है, मुख्य रूप से स्प्लीन आरबीसी का कब्रिस्तान है। तो जो एर्थ्रोसाइट जिसको हम लोग बोलते हैं वो लाल रंग, लाल कणिकाओं की बात है रही। तो इसमें देखिए वही सब जो बात कही गई है कि लंबी अस्थियों के दोनों सिरों पर मौजूद बोन मैरो, जो बोन मैरो लाल बोन मैरो येलो में नहीं होता। दो बोन मैरो दो तरह की होती है, एक येलो बोन मैरो, एक रेड बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो बीच में होती है और किनारे पे सिरे में रेड बोन मैरो होते हैं। नॉर्मली येलो बोन मैरो नहीं बनाती इन रक्त कणिकाओं को, लेकिन हम लोग इस बात को जाने कि शरीर अपनी आवश्यकता अनुसार बहुत से परिवर्तन करता रहता है। अगर इमरजेंसी होती है तो येलो बोन मैरो भी बनाती है कभी कभी। अगर कोई इमरजेंसी ऐसी आ गई जिसमें रेड बोन मैरो नहीं बना पा रही है, या उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, या बहुत ब्लड लॉस हो गया है और रेड बोन मैरो को बहुत अधिक बनाना है, बना नहीं पा रही है, शरीर में रक्त की बहुत कमी है, तो व्हाइट जो येलो बोन मैरो है वो भी इमरजेंसी में बनाना शुरू कर देती है। ये थोड़ा सा हम लोग उसको समझने की दृष्टि से कि ऐसा नहीं है। स्प्लीन बनाती है इमरजेंसी में, लीवर बनाता है इमरजेंसी में, जबकि नॉर्मली उसका काम नहीं है, लीवर बनाता है। तो यानी ये सब सारे जो है अंग हमारे शरीर के हिसाब से अपने को परिमार्जित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे सेल्स जीवित प्राणी हैं। इसलिए वर्टिब्रा की बॉडी में आप देखिए, पूरे वर्टिब्रा की बॉडी जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, उसकी बॉडी में बनते हैं।
स्टर्नम जो आगे छाती में होती, सामने सामने की जो लंबी अस्थि है हड्डी, वो स्टर्नम कहलाती है, जो हार्ट के बगल से जाती है। और पेल्विक बोन माने जो आपके हिप बोन वाले में, इस वाले में, इनकी ट्यूबरोसिटी में एर्थ्रोसाइट का जन्म शिशु जन्म के बाद से जीवन पर्यंत होता रहता है। जब से जन्म हुआ तब से लगातार एर्थ्रोसाइट बनते रहते हैं। संख्या देखिए कितनी है, 50 से 55 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। एक क्यूबिक मिलीमीटर में 50 से 55 लाख होते हैं, सबसे अधिक संख्या होती है। और बोन मैरो में मदर कोश से एर्थ्रोसाइट बनने में लगभग 9 दिन लगते हैं। यानी बोन मैरो में जब बनता है तो जो मदर सेल होती है उससे 9 दिन में ये बन जाते हैं। ये एक आपको जनरल एक वो है कि ये क्या है। और इनका लाइफ स्टाइल, जो लाइफ का साइकिल है वो 120 दिनों का होता है। अब हम लोग कहते हैं कि आरबीसी क्यों है, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, तो लाल नहीं, ये स्वयं नहीं है लाल, इनको मत समझ लीजिए कि लाल है, ये लाल नहीं है, बल्कि लाल इनके अंदर कोई और चीज है। इनके देखिए, इन जब भी बनते हैं, इनकी बहुत विशेषता है, जब वे बनते हैं तो इनके पास न्यूक्लियस होता है। जब ये बनते हैं तो इनके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस जब हट जाता है, इन पर 2-3 चीजें आगे पढ़ेंगे कि इन पर तमाम जो B12 एक्ट करता है, विटामिन B12 एक्ट करेगा, B9 एक्ट करेगा, एक एर्थ्रोपोइटिन करेगी, तब जाकर के इनका सेल जो है, जो सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हट जाता है। और न्यूक्लियस जब हट जाता है, मतलब पहले होता है, जन्म में होता है, जब बोन मैरो से जन्म लेते हैं तब ये होता है, लेकिन जब ये ब्लड में आते हैं उसके पहले ही इनका बोन मैरो के आने के बाद और रक्त प्रवाह में, मतलब यानी चैनल में आने के पहले इनका जो न्यूक्लियस है वो नष्ट हो जाता है। और न्यूक्लियस जब नष्ट हो जाता है, तो न्यूक्लियस नष्ट क्यों होता है, वो आवश्यकता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसलिए। अब आगे पढ़ेंगे क्यों। अब इनका आकार कैसे होता है, बाई कॉनकेव डिस्क होता है, यानी चपटे होते हैं। ताकि चपटे इसलिए होते हैं, इनका आकार बीच में कम होता है, दोनों तरफ अधिक होता है, ताकि बाई कॉनकेव डिस्क में इसलिए होता है कि हीमोग्लोबिन को अधिक भर सके। इनके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता, लिखा हुआ है ना, न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि इनको विशेष कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हीमोग्लोबिन भरनी होती है, तो उसको भर लेते हैं। और उसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि यही हीमोग्लोबिन आपको ऑक्सीजन लेके जाती है, और ये हीमोग्लोबिन लाल रंग की होती है, इसलिए आपका आरबीसी, इसको रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि पूरा रक्त का रंग इसका लाल दिखाई पड़ने लगता है, जबकि ये वास्तव में लाल नहीं है। तो इसी की हीमोग्लोबिन की वजह से सब जगह लाल 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 हो जाता है, क्योंकि संख्या भी अधिक है इनकी एर्थ्रोसाइट की, 50 से 55 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो इन्हीं की वजह से रक्त का रंग जो है आपको लाल दिखाई पड़ता है। तो ये हीमोग्लोबिन याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन कैरियर है किसकी, कैरियर माने ले जाने वाली है, किस चीज को ले जाती है, ऑक्सीजन को ले जाती है। आंकड़ों के अनुसार रक्त में कुल एर्थ्रोसाइट संख्या का 0.83% प्रतिदिन जन्म मरण होता है। जो आपके यहाँ एर्थ्रोसाइट है पूरे संख्या में, उसका 0.83% जन्म मरण होता है। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, और क्षेत्रफल वगैरह उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा इसको। तो देखिए, थ्रोम्बोसाइट, एर्थ्रोसाइट, और अच्छा, तो आगे उसके सेल्स के पूरे मोनोसाइट के उनको दिए हुए हैं, आगे पढ़ेंगे। अब एर्थ्रोसाइट के संगठन में वही जल तत्व तो हमारा 60 से 70%, लगभग देखिए यहाँ भी 60 से 70% है, और ठोस है 30 से 40, जिसमें कार्बनिक और कार्बनिक है। प्रोटीन में देखिए सबसे अधिक हीमोग्लोबिन और स्टोमेलिन
मेटिन और इल्निन। लिपिड भी है, लिपिड माने वसा, फैट, कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन है, सिफिलिन है, फिर ग्लूकोज भी है। तो प्रोटीन भी हो गई, फैट भी हो गया, ग्लूकोज भी हो गया, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, कैटलेज है, फास्फेटेज है, और ये एस्कॉर्बिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, ये सब उसमें, थायमिन ये भी अलग से है। तो ये 4-5 तरह के हैं जिसमें महत्वपूर्ण है हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल भी है, ग्लूकोज भी है, ये सब इसमें रहता है। और अकार्बनिक में क्या है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, आयरन भी है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, फास्फेट, जिंक। अधिकांशतः आप देखेंगे यही सब आपको हर जगह मिलेगा, वहां भी यही मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। अब ये हीमोग्लोबिन के कुछ परसेंटेज की बात उन्होंने किया है। तो ये हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है कि अब ये उसका वो है, तो इससे पढ़िए केवल ये कि इसमें जो मेन पढ़ने वाला पॉइंट ये है कि इरिथ्रोसाइट में है, इरिथ्रोसाइट में सामान्य व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्त में इसका कंसंट्रेशन 14 ± 1 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। यानी 100 मिलीलीटर ब्लड अगर है तो उसको 14.5 या 14 माइनस मतलब 13 से लेकर 15 ग्राम की हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इसीलिए हीमोग्लोबिन को Hg के रूप में हम लोग लिखते हैं, Hg। तो Hg का होता है ना Hb, हीमोग्लोबिन Hb लिखते हैं ना कि Hb। तो Hb में कहते हैं कि Hb कितना है, तो कहते हैं 14 ± 1, तो 13 से 15 के बीच में होना चाहिए। अब इन्होंने उसका ऑक्सीजन का ये इसलिए लिख दिया है, ये रासायनिक सूत्र वगैरह बताया इसलिए है क्योंकि आगे जब हीमोग्लोबिन का जब नष्ट होगा आरबीसी, तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको समझने के लिए। तो हम लोग यहीं पर आप हीमोग्लोबिन, चूंकि बड़ा चैप्टर है और उसका हीमोग्लोबिन के बाद में उसका जो अपचय होता है, हीमोग्लोबिन टूटता है जब, क्योंकि 120 दिन बाद कहा था ना, 120 दिन बाद जब जाएगा तो आरबीसी का क्या, देखिए आरबीसी जब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब आर्टरी होती है, आर्टरी से बाद कैपिलरीज भी जाता है, क्योंकि छोटी होती जाती है पतली पतली, तो ये हीमोग्लोबिन आकार में मान लीजिए वैसे कम होता है वो आरबीसी, और जाता तो रगड़ खाता रहता है, तो रगड़ खाता रहता है तो ये बाहरी दीवार इसकी टूटती रहती है, तो बाहरी दीवार टूटती रहती है, तो उससे क्या होता है कि जल अंदर बाहर होता रहता है, तो ये कुछ जल सोख भी लेता है, प्लस रगड़ खाते खाते 120 दिन जब हो जाते हैं तो ये घूमता घामता अंत में पहुंचता है, और जब हमारे पहुंचा है स्प्लीन में, तो स्प्लीन के जो स्प्लीन में बैठे हुए हैं रक्षक, वो समझते हैं कि हमारा दुश्मन है, तो इसको दुश्मन पकड़ के खा लेते हैं, या कभी कभी ये खुद ही बर्स्ट आउट हो जाता है, क्योंकि बाहरी वाले सेल इसकी टूट चुकी होती है, तो बर्स्ट आउट हो जाता है। तो जब बर्स्ट आउट हो जाता है तब जिसकी जरूरत पड़ेगी कि हीमोग्लोबिन का संगठन क्या है, तभी मालूम पड़ेगा कि इसी की कमी से क्या कौन सी बीमारी आगे हो जाती है। वो ये सब यहीं पर, तो इसीलिए यहीं पर रोक दे रहे हैं। 5:18 हो गया है, तो अब हम लोग ट्रीटाइज 1 चैप्टर 2 में हम लोग आ जाते हैं, और हमारे बीच में मंजू गुप्ता मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत। उन्होंने देखिए 4 सेमेस्टर हमारे यहाँ किए हुए हैं, 5वां भी कर रही हैं वो, तो उन्होंने जो है चाइनीज के लिए कहा है, और हम लोग चूंकि आपस के सारे लोग हैं, कोई इसमें से न विद्वान है न कुछ, सारे स्टूडेंट हैं, इसलिए हम लोग जो है ये चाहेंगे, मैंने रिक्वेस्ट किया था उनसे कि मैडम आप इसमें पढ़ाइए, और हम लोग इसी पढ़ाने बहाने खुद पढ़ेंगे। तो मैं उनको अब स्वागत कर रहा हूँ, सब लोग स्वागत करिए उनका, और उसके बाद जो है मैडम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आए अपना चैप्टर, प्लीज मैडम। म्यूट है, बोल दीजिए। मैडम का म्यूट है, मैडम म्यूट है आपका। ओके सर, 1 मिनट सर। हाँ, नमस्कार सभी को। सभी जन को नमस्कार।
सबसे मैं अपने सभी गुरुजनों को नमस्कार करते हुए आज हम TCM में पंच तत्व का सिद्धांत पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि प्रकृति में भी प्रकृति और मनुष्य एक समान है, प्रकृति में 5 तत्व है, उसी प्रकार मनुष्य भी के शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो ये 5 तत्व कौन से हैं? 5 तत्व चाइना के हिसाब से उन्होंने 5 तत्व, पहला लकड़ी माना, काष्ठ, दूसरा अग्नि, तीसरा पृथ्वी, चौथा धातु और 5वां जल। ये 5 तत्वों से मिलकर ही हमारा शरीर बना है। अब इस शरीर में यदि इन तत्वों का असंतुलन हो जाता है तो रोग आ जाता है। किसी भी तत्व का कम या ज्यादा होने से, असंतुलन हो जाने से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। अब जब रोग उत्पन्न हो जाता है तो हम इन तत्वों में से पहले हमें पहचानेंगे कि किस तत्व का अधिकता हुई है या कमी हुई है, उसको बढ़ाकर या घटाकर हम रोगी को सहज बना सकते हैं, मतलब नॉर्मल अवस्था में ला सकते हैं। तो इन 5 तत्वों के आधार पर ही हम बीमारी को देखते हैं और इसी के आधार पर हम उस बीमारी को पहचान पाते हैं और इसी के द्वारा ही हम बीमारी का उपचार भी करते हैं। तो इन 5 तत्वों की महत्व हमारे शरीर में मतलब बहुत है और इस TCM में भी 5 तत्वों के आधार पर ही रोग का उपचार किया गया है। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा यदि हम बताना चाहें कि यदि हमारे शरीर में जल की अधिकता हो गई है, तो जल की अधिकता होने से कई बार आपने देखा है कि हमें ठंड लग गई है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो और छींकें आने लग जाती है, मतलब जल की अधिकता हो जाती है। तो उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं? गरम गरम चीजों का उपयोग करते हैं। तो जब गर्म चीजों का उपयोग करेंगे तो जल अपने आप कम हो जाएगा। तो ये एक तरह से एक चीज को की अधिकता होने पर उसे दूसरी चीज के द्वारा कम करना, यही संतुलन करके हम रोगों का उपचार कर सकते हैं। और अब हमें ये तो पता लगा कि हमारा शरीर 5 अवयव से बना है, 5 तत्व हैं जो 5 तत्वों से ही हमारे शरीर में है। तो ये अब हमें ये भी जानना होगा ना कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे शरीर में 5 तत्व कहाँ पर हैं, कैसे हैं? ये तो हमें नहीं ऐसे नहीं देखने में पता चलेगा ना। तो उसके लिए हम चाइना में क्या किया गया कि इन 5 तत्वों को उन्होंने हमारे शरीर के ऑर्गन से रिलेट कर दिया, जोड़ दिया गया है। जैसे हर तत्व को 2-2 ऑर्गन से जोड़ा गया है। उसमें जैसा कि सर ने पहले बताया था पिछली क्लास में कि यिन और यांग 2 चीजें हैं, तो ऐसे ही हमारे शरीर में यिन और यांग करके जो हमारे शरीर के अवयव हैं, ऑर्गन हैं, उनको यिन और यांग की परिभाषा दे दी गई है। तो कुछ तत्व यिन की श्रेणी में आते हैं, कुछ ऑर्गन यिन की श्रेणी में आते हैं और कुछ ऑर्गन्स यांग की श्रेणी में आते हैं। तो जो यांग वाले ऑर्गन हैं वो ऑर्गन है जो लगातार काम करते रहते हैं, उन्हें यांग ऑर्गन कहते हैं। और जो जरूरत पड़ने पर काम करते हैं उन्हें यिन ऑर्गन कहते हैं। तो चाइना में यांग ऑर्गन को हस्बैंड की वो दी गई है, संज्ञा दी गई है, और यिन ऑर्गन को वाइफ की संज्ञा दी गई है। तो जैसे तो अब हम इन तत्वों जो हमारे 5 तत्व हैं उनको हम यांग और यिन में ऐसे मतलब उनसे जोड़ा गया है। जैसे कि चलिए इसी में बात बताती हूँ। और हम ये भी बता सकते हैं कि इन 5 तत्वों के संतुलन के द्वारा हम पुरानी से पुरानी बीमारियों का उपचार भी कर सकते हैं और नई से नई बीमारियों का भी उपचार कर सकते हैं। और एक्यूट नई वाली बीमारी जैसे जो अभी हुई है एक्यूट बीमारियां, हम सभी तरह प्रकार की बीमारियों का इन 5 तत्वों के द्वारा ही उपचार कर सकते हैं। और अब ये है कि ये बताना चाहूंगी कि जैसे हमारा पहला तत्व जो है वुड है, इसके जो ऑर्गन है वो है हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर। तो लीवर हमारा यिन है और यांग है, यांग माना गया है उसको, गॉल ब्लैडर को। तो लीवर जो है यिन है तो उसको क्या कहते हैं, वो जो लगातार काम करता था, लीवर लगातार काम करता था, उसे यिन की संज्ञा दी गई। और जो जरूरत पड़ने पर काम करता है उसे
जैसे गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर पे जब हम खाना खाएंगे उसे पचाने के लिए उस रस की जरूरत होती है, बाइल की जरूरत होती है, तो तभी गॉल ब्लैडर काम करता है। तो उसे इसलिए वुड में लीवर और गॉल ब्लैडर आता है। और ऐसे अग्नि में हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। और अर्थ में पृथ्वी पे आता है स्टमक और स्प्लीन ऐसे। और मेटल में धातु में आता है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। और जल में आता है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। ऐसे सब ऑर्गन को हर धातु के हर अवयव के साथ हर तत्व के साथ जोड़ दिया गया है। अब ये जो 5 हमारे 5 जो तत्व है हमारे 5 एलिमेंट्स हैं जो, अब इनमें हमने क्रिएशन अगर क्रिएशन नहीं होगा तो शरीर हमारा सहज रूप से काम नहीं। तो क्रिएशन भी जरूरी है। इनका क्रिएशन कैसे होता है वो ये बताया गया, चाइना के हिसाब से बताया गया है कि जल है तो वो जल होगा तो तभी लकड़ी का निर्माण हो, पेड़ का निर्माण जल के द्वारा, जल उसको पोषण देगा तभी पेड़ का निर्माण होगा। पेड़ होगा, लकड़ी हो गई, और जब लकड़ी जलेगी तो फायर बनेगी, और जब फायर की जल के राख बन जाएगी तो अर्थ का निर्माण होगा, और जब अर्थ बिल्कुल सॉलिड रूप धारण कर लेगी तो वो मेटल यानी कि धातु बन जाएगी, और जब धातु पिघल जाएगी तो वो जल का रूप धारण कर लेगी। इस प्रकार क्रिएशन साइकिल बनाई गई है। तो एक चीज का निर्माण दूसरी चीज से ही होता है। इस प्रकार क्रिएशन होता है हमारा। उसी प्रकार शरीर में भी क्रिएशन भी जरूरी है और उसका कंट्रोलिंग भी जरूरी है। यदि कोई चीज कोई भी तत्व शरीर में अधिक या कम हो जाता है तो उसको कंट्रोलर भी बनाए, उसके लिए कंट्रोल भी किया गया है। जैसे कि यदि हमारे शरीर में फायर की मात्रा ज्यादा, अग्नि की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसका कंट्रोलर कौन हुआ? जल हुआ। यानी कि इसमें यह बताया गया है जैसे लकड़ी का जन्मदाता जल है, तो जल उसकी माँ हो गई और लकड़ी हो गई बेटा। और फिर जब लकड़ी जलती है तो अग्नि बनती है, आग निकलती है। तो अग्नि की जो ग्रैंड माँ है वो वाटर हुआ, जल हुआ, तो वो उसका कंट्रोलर हो गया। तो अग्नि का कंट्रोलर हो गया जल, और अर्थ का कंट्रोलर हो गया लकड़ी, क्योंकि अगर अर्थ ज्यादा हो जाती है तो पेड़ उसको कवर कर लेते हैं, वहां कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे ही मेटल का कंट्रोलर हो गया क्या कहते हैं, अग्नि। अगर मेटल ज्यादा होती है तो अग्नि उसे जला के कम कर देती है, अग्नि उसे पिघला देती है, मेटल को कम कर देती है। और जल का कंट्रोलर हो गया अग्नि, ये तो पहले ही बता दिया, मतलब ऐसे हुआ। तो सब एक दूसरे के कंट्रोलर। तो मतलब 5 एलिमेंट थ्योरी में हमें ये बताती है कि यदि क्रिएशन जरूरी है तो कंट्रोलर भी बहुत जरूरी है। और इस प्रकार हम इसमें क्रिएटिव साइकिल और जनरेटिव साइकिल दोनों ही बहुत जरूरी हैं। और हर ये बताया जैसे कि हर तत्व को ऑर्गन से, सभी ऑर्गन से जोड़ा गया है। अब जैसे इसमें बताया है यिन और यांग ऑर्गन बताए गए हैं। तो ये मैंने बताया पहले, लीवर और गॉल ब्लैडर तो ये वुड से रिलेटेड है। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन फायर से रिलेटेड है। स्प्लीन और स्टोमक अर्थ से रिलेटेड है। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन मेटल से। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर वाटर से रिलेटेड है। तो कहते हैं, एक मिनट सर, अब जैसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये इसका उपचार कैसे किया जाए। तो यहाँ पर है कि हर ऑर्गन में सभी चीजें होती हैं, पांचों तत्व शामिल होते हैं, पर एक जो तत्व मुख्य रूप से होता है वो, इसलिए उसको उससे जोड़ा गया है। मतलब मुख्य रूप वाले, जैसे लीवर से और गॉल ब्लैडर में मुख्य रूप से जो डोमिनेटिव तत्व होता है वो वुड है। वैसे होते सभी पांचों है पर उसमें, तो इस प्रकार चाइनीज ने मेरिडियन बताई है। मेरिडियन में उन्होंने एक्यू पॉइंट्स बताए, जो सर ने पहले बताया था कि कुछ बिंदु हैं जिन पर हम
उपचार देकर उनको घटाना या बढ़ाने की थ्योरी अपना सकते हैं। अब हम इसे अब जैसे प्रत्येक एक तत्व को लेते हैं और उसमें हमें एलिमेंट जैसे देखे हैं, हम जैसे हम लेते हैं वुड को लेते हैं, तो वुड की जो एनर्जी बताई गई है उसको अलग अलग वो भी दिया गया है, सब तत्व को एनर्जी, जैसे वुड की एनर्जी विंड बताई गई, जैसे हर तत्व की एक एक ऊर्जा, जैसे सर ने पिछली क्लास में बताया था कि हर तत्व हमारे 6 एनर्जी बताई गई है, हर तत्व की एनर्जी बताई गई है। तो वुड की एनर्जी है विंड, और फायर की एनर्जी हीट और हॉटनेस दोनों बताई गई हैं, और अर्थ की एनर्जी ह्यूमिडिटी, मेटल की एनर्जी ड्राइनेस और वाटर की एनर्जी कोल्डनेस बताई गई। इसी प्रकार सीजन बताए गए हैं, जैसे हर तत्व का एक सीजन बताया गया है। वुड का सीजन है स्प्रिंग, फायर का सीजन है समर, और जब ज्यादा समर होती है तो वो हॉटनेस का, फायर में हीट और हॉटनेस दोनों आते हैं, तो वो भी समर ही है। और अर्थ का है ह्यूमिडिटी, और मेटल का है ड्राइनेस, और वाटर का है कोल्डनेस, शीतलता। इसी प्रकार हमें जैसे वुड का एक एज भी बताई गई है, जैसे 1 से 10 साल की उम्र, वुड का मतलब है ग्रोथ होना, आज से ऊपर ऐसे बढ़ना, तो उसमें 1 से 10 साल की उम्र वुड प्रकृति की होती है, मतलब उसमें वुड ज्यादा होगा, उस उम्र के बच्चों में, जैसे बच्चे होते हैं उसमें वुड की प्रकृति ज्यादा होगी, और 11 से लेकर 20 तक हीट ज्यादा होगी, उसमें मतलब बच्चों में ज्यादा थोड़े से हीट ज्यादा होती है, वो बढ़ते भी हैं, और 21 से लेकर 30 तक की उम्र में हॉटनेस होगी, और ज्यादा मतलब ऐसे हॉटनेस ज्यादा होगी, और उसके बाद 31 से लेकर 40 तक में थोड़ा ह्यूमिडिटी, थोड़ा सा ऐसे शांत होंगे, उसके बाद 41 से 50 तक ड्राइनेस, एकदम जैसे स्किन ड्राइनेस जाती है, इस उम्र में आके थोड़ा सूखापन आ जाता है तो होगी। फिर 41 से लेकर 50 तक में ड्राइनेस, और 51 से लेकर 60 तक में कोल्डनेस। एक उम्र के बाद इंसान एकदम शीतल स्वभाव हो जाता है, एकदम हर चीज में हाथ मतलब धीरे धीरे करना, और ठंड हो जाती है उसमें, तो शीतलता आ जाती है। इसी प्रकार उन्होंने बताया, इसमें इमोशन भी बताए हैं, जैसे वुड के जो इमोशन है, हम किसी भी रोगी को पहचानेंगे तो उसको ये इमोशन के द्वारा ही पहचान सकते हैं कि इसमें क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि इसमें वुड की प्रकृति बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसे हम कम करके भी उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसके कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं, एंगर के कारण ज्यादा। और कुछ हम देखते हैं जॉय, कोई इंसान बहुत खुश रहता है, बहुत एकदम हंसता रहता है, तो उसमें फायर ज्यादा है, ये माना गया है। और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस एकदम दिखाई देती है, बहुत हैप्पी है, बहुत हैप्पी, तो उसमें हॉटनेस दिखाई जाती है, मतलब माना गया, चाइनीज ने माना गया है। और कोई हमेशा चिंता में रहता है ऐसे करके, तो वो अर्थ का प्रतीक है। और तो बिल्कुल कोई हमेशा ही दुखी रहता है, हमेशा, एक तो चिंता रहती है, तो हमेशा ही जब भी देखिए वो दुखी रहता है, तो उसमें ड्राइनेस माना गई है। और एक इंसान डरता रहता है, जो हर समय डरता है, उसमें जल की अधिकता मानी गई, मतलब जो इंसान डरता रहता है हर समय, डरा सा रहता है, हर चीज से डर रहता है, तो उसमें जल के कारण वो ऐसे होता है। इसी प्रकार कलर भी अलग अलग दिए गए हैं सभी के, वुड का ग्रीन है, फायर का रेड है, हॉटनेस का ऑरेंज है, और अर्थ का येलो है, और मेटल का ब्राउन है, और वाटर का ब्लैक या ब्लू, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ब्लैक ही माना जाता है मैक्सिमम। इसी प्रकार टेस्ट, हम टेस्ट के द्वारा भी ऐसे पहचान कर सकते हैं कि उसको रोगी को कौन सा टेस्ट ज्यादा पसंद है। जैसे टेस्ट दे रखा है यहाँ पर, वुड का सोर है, फायर का बिटर है, और दोनों में, हॉटनेस में बिटर है और उसमें भी। और अर्थ में जो इंसान अर्थ प्रकृति का होगा उसे मीठा खाना बहुत पसंद होगा, तो वो मीठा ज्यादा पसंद करेगा। और जो जिसकी प्रकृति ड्राइनेस की होगी उसे मसालेदार पसंद होगा बहुत ज्यादा। और वाटर वाले को, शीतलता वाले को, कोल्डनेस वाले को साल्ट ज्यादा पसंद होगा। तो इस प्रकार टेस्ट के द्वारा भी हम रोगी की पहचान कर सकते हैं। तो ये सब हम किस बेस पे कर रहे हैं, हम सब
हमें बताया गया ना कि हर एलिमेंट के साथ उनको सब चीजों को जोड़ दिया गया है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि हम रोगी की पहचान करने के लिए हमारे को ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं कि किसको क्या चीज पसंद है, कैसा क्या। ऐसे ही स्मेल के द्वारा भी पहचान कर सकते हैं। जैसे जो वुड का होगा, वुड प्रकृति का, उसको मस्क होगा, और जो फायर का होगा उसको ब्लड से जले की स्मेल आएगी उसमें। और जो अर्थ प्रकृति का होगा, अर्थ ज्यादा होगा इसमें, उसमें स्वीट सी ऐसे मीठी सी गंध आएगी। और जो ड्राइनेस का होगा उसमें फिशी, जैसे मछली में से आती है उस टाइप की। और जो उसका वाटर प्रकृति का होगा उसकी भी कैसी गंध अलग ही हो गई, गंध उसकी भी। ऐसे ही यहाँ पर हमें सिम्टम दे रखे हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड से भी रिलेट कर रखा है उसको, सभी तत्वों को यहाँ पर। तो ये एक तालिका दी गई है 5 एलिमेंट की चार्ट की, जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि उस किसी भी रोगी में कौन सा वस्तु, कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, कौन सा कम है। और उसके लिए अब हमें ये तो हम इस चार्ट से पता कर लेंगे कि हमें कौन सा वस्तु क्या है, या उसके स्मेल से, सब चीजों से, इमोशन से, उसके बॉडी एक्टिविटी से, सब से पता कर ले रहे हैं कि इसमें क्या रोग है। अब ये होता है कि हम इस रोग को पता हमने कर लिया, चलिए इसमें ज्यादा है, अब हम उसका उपचार कैसे करेंगे। तो उपचार के लिए चाइनीज में मेरिडियन बताई गई हैं, हर तत्व से रिलेटेड मेरिडियन बताई गई हैं। तो जैसे 12 यहाँ पर एनर्जी 12 है, तो उसी प्रकार 12 मेरिडियन दी गई हैं। हर एनर्जी से रिलेटेड, हर तत्व से रिलेटेड एनर्जी है, और उससे रिलेटेड मेरिडियन दी गई हैं। तो हर मेरिडियन में 5 ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर हम उपचार देकर, मुख्य बिंदु 5 होते हैं। वैसे तो बिंदु बहुत है मेरिडियन पर, सबके अलग, हर मेरिडियन के अलग अलग बिंदु हैं, पर मुख्य बिंदु 5 हैं, जिन बिंदुओं पर हम उपचार देकर इन तत्वों को कम या अधिक होता है, उस पर उपचार देकर हम इन रोगी का उपचार कर सकते हैं। सर ठीक है सर, अभी तो जो बिंदु है वो 5 शू पॉइंट हैं, वो अगले चैप्टर में है, वो हम बाद में बताएंगे। और इससे हम सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार कर सकते हैं, ये हमने बता दिया। सर आपकी आवाज बंद है सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सबकी आवाज बंद। मैडम बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने बढ़िया बताया। आगे ज्वाइन कर लिया आपने? आगे बोल दूं, आगे बताऊं? हाँ जी सर, आप बता दीजिए। अब देखिए, ये तो और सब तो मालूम हो ही गया कि नहीं, अभी जो मैडम ने बताया कि आप लोगों ने समझा, जो अब हम लोग का चाइनीज इससे हाँ, ये हम लोग, ये मैडम ने देखिए पूरा विस्तार से बता दिया कि ट्रीटाइज 1 में चैप्टर 2 में क्या लिखा हुआ है, और चाइनीज एक्यूप्रेशर का जो सिस्टम है, और हम लोग को समझना चाइनीज एक्यूप्रेशर से खुद है, और सारे उनके फंडामेंटल्स। देखिए, हम लोग ये मान के चले कि ये जो है, पहला तो मान के चले कि ये दर्शन है, ये ध्यान देना पड़ेगा। इसमें बहुत चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी और बहुत चीजें दिखाई नहीं पड़ेंगी। अब जो दिखाई नहीं पड़ेगी उनके लिए हम दर्शन, और जो दिखाई पड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग विज्ञान, इसके बीच में हम लोग हैं। तो हम लोग अभी भारतीय दर्शन मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग भारतीय दर्शन में दूसरे 5 की बात कर रहे हैं, और हम लोग चाइनीज में दूसरे 5 की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने सबसे पहला जो माना था, ये नहीं कि पहला नंबर 1 पे था,
तो पहले हमारे उसमें उन्होंने कास्ट माना था, और वही जैसे मैडम ने पूरा बताया कि कास्ट से पहले आप देखिए जंगल में अपने आप आग लगती है। कभी आपने जंगल में आग देखी हो, जंगल में अपने आप आग लगती है। तो उन्होंने कहा कि वो कास्ट है उसी से प्रभावित होंगे। उनका कास्ट जो है वो मदर है, किसकी मदर है, वो उत्पन्न कर रही है अग्नि। तो वहां से उन्होंने डिराइव किया, पहला कास्ट लिया। कास्ट इसलिए लिया होगा, लेकिन समझिए उस समय अधिक से अधिक पॉपुलेशन कम रही होगी और जंगल अधिक होंगे, तो पहला कास्ट उनको दिखाई पड़ा होगा। तो पहला तत्व उन्होंने कास्ट, और कास्ट से उन्होंने कहा, जब देखा जंगल में आग लग रही है तो जल वो हो गया अग्नि। अग्नि के बाद उन्होंने देखा कि जब अग्नि बुझी, बहुत से बड़ी बहुत अधिक लगी, पेड़ बहुत जल रहा है, उसके बाद जो है धीरे धीरे जब वो सूख जाएगी तो वहाँ का उसमें मिट्टी, तो उन्होंने उससे मानी मिट्टी की। जब मिट्टी को उन्होंने देखा तो लावा वगैरह जो निकलता था, तो उससे देखा कि अंदर तो मेटल है, तो उन्होंने पृथ्वी के अंदर मेटल, तो मेटल की एक एलिमेंट हो गया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर मेटल तो लावा जो है बहने लगा तो पानी की तरह, तो उन्होंने उन्होंने लेकिन नहीं कहा कि हमारा पहला तत्व कास्ट, नहीं कहा। उन्होंने एक दूसरे का जनक दूसरे का जनक माना और कहा कि जल से अगर सिंचाई तो कास्ट, यानी वो साइकिल में जो साइकिल में है, इस क्लोज साइकिल में उन्होंने परिकल्पना किया कि हमारे ये है वुड से अग्नि, से अर्थ, अर्थ से मेटल, मेटल से जल, जल से वुड। ये उन्होंने एक सर्किल की, इस सर्किल को नहीं भूलना, यही सर्किल रहेगा जिसमें मैडम जी अपनी आवाज बंद कर दीजिएगा, थोड़ा अनलॉक कर, आवाज किसकी क्लियर नहीं हो रहा है सर। मेरी कहाँ क्लियर नहीं ठीक है सर, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। वहां पर नहीं, वहां पर तो बंद है। हाँ अब ठीक है। अब तो इसकी परिकल्पना जो उन्होंने किया, तो अब परिकल्पना में दो चीजें आई। हम लोग कहा कि मैडम ने कहा कि मेरिडियन कंसेप्ट, तो मेरिडियन कंसेप्ट मत भूलिएगा। उन्होंने कहा कि आपका जो ये शरीर है ये पंच तत्वों से बना हुआ है, लेकिन इन तत्वों से जो बना हुआ है तो एक ऊर्जा शरीर आपका जुड़ा हुआ है, और उस ऊर्जा शरीर की बीमारी के बाद ही ये शरीर, भौतिक शरीर बीमार पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भौतिक शरीर बीमार पड़ता है, पहले ऊर्जा शरीर बीमार पड़ता है, और ऊर्जा शरीर क्योंकि जुड़ा हुआ अटैच्ड है, इसीलिए अब उस ऊर्जा के प्रवाह पथ की बात आई, तो उन्होंने कहा ऊर्जा का प्रवाह पथ मेरिडियन मार्ग से है। अब ये मेरिडियन कंसेप्ट आया, तो मेरिडियन का जो कंसेप्ट आया वही बहुत महत्वपूर्ण है। मेरिडियन की परिभाषा आती है पूछने में, सब आप सेमेस्टर 1 से लेकर के जाएंगे सेमेस्टर 4 तक पूछते रहेंगे कि व्हाट आर मेरिडियंस, तो उसकी परिभाषा उन्होंने कहा मेरिडियंस आर बाय मीन्स ऑफ विच मैन इज क्रिएटेड, मनुष्य का जन्म उसी से हुआ। द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स, यानी अकर माने बाहर से आती है। द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड, क्योर मैन होता है, मतलब आप अगर ठीक होते हैं तो इन्हीं राजमार्गों से, क्योंकि दरवाजा तो वही है, जाने के दरवाजे वही, राजमार्ग वही है। और द मीन्स बाय विच डिजीज अराइजेज, अराइज माने आपके अंदर शरीर से उत्पन्न हो रही बीमारी, एक बीमारी बाहर से आई, एक बीमारी अंदर से आई। अब जब ये उन्होंने मेरिडियन कंसेप्ट कहा, मतलब राजमार्ग है, और राजमार्ग है तो ऊर्जा आएगी कहां से, तो उनका ऊर्जा दो तरह से आएगी, तीन तरह से मान लीजिए। एक ऊर्जा जो जन्मजात ऊर्जा हुई और माता पिता से विरासत में मिली, और ईश्वर से विरासत में मिली, ईश्वर ने दिया माता पिता के माध्यम से, वो आपकी किडनी में हो गई, तो किडनी की ऊर्जा पहली ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा जो आप खाना पीना ये सब करते हैं, ये दूसरी ऊर्जा हो गई, इसको पार्थिव ऊर्जा कहा, पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी से उत्पन्न हुई वनस्पतियां हैं, पृथ्वी से उत्पन्न जल है, पृथ्वी से उत्पन्न सब, तो पृथ्वी से उत्पन्न वनस्पतियां, इनको लेकर के जो आप करते हैं वो पार्थिव ऊर्जा।
और तीसरी ऊर्जा उन्होंने कंसेप्ट लिया, ये दर्शन है। तीसरी ऊर्जा ब्रह्मांडी ऊर्जा है। पृथ्वी ऊर्जा तो देखिए ये तो विज्ञान है, यही ऊर्जा सब विज्ञान मानता है, लेकिन इस ऊर्जा की बात विज्ञान नहीं करता कि ब्रह्मांडी ऊर्जा है। एक ब्रह्मांडी ऊर्जा है जो हमको एक समय के अंतराल में मिलती है और वो आती है, और वो अब आई तो 3 तरह की ऊर्जा मिल गई। किडनी की मिल गई, किडनी से मिली, दूसरा आपको मिली पार्थिव ऊर्जा, और तीसरी ब्रह्मांडी ऊर्जा। अभी ऊर्जा आई तो रुकी कहाँ? ये ऊर्जा आई तो आपके शरीर में, बाहरी शरीर में विचरण किया और ये अंदर शरीर में चली गई। कैसे चली गई? तो उन्होंने कहा कि ये जो एक्यू पॉइंट्स है आपके शरीर के छिद्र हैं, रोम छिद्र हैं जिनको एक्यू पॉइंट्स बोलते हैं, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गई। तो ऊर्जा का साधन बता दिया, मार्ग बता दिया, सोर्स बता दिया। सोर्स 3 है और वो सोर्स आ करके एक बाहरी आपके शरीर में रहे और एक अंदर चले गए, कुछ अंदर चला गया। तो अब उन्होंने इसी ऊर्जा को कहा कि भाई ये ऊर्जा और ये मेरिडियन हमारे मार्ग हैं और इन्हीं से हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, और इन्हीं से अब उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि समस्त वस्तुएं, संसार के ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी है, यानी मानव शरीर भी बना हुआ उनसे। तो ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं में मेरिडियन भी आई, तो उनका मेरिडियन भी बनी ही नहीं से। अब जब मेरिडियन का इन और यांग का कंसेप्ट कहा तो उन्होंने कहा इन और यांग प्रकृति के 2 तत्व हैं, यानी प्रकृति से ही तो हम लिए पैदा हुए हैं। तो प्रकृति ने 2 शक्तियों का अर्जन किया है और ये शक्तियों का रूपांतरण कैसे हुआ है? एक इन में और यांग में। तो सारे ऑर्गन्स को उन्होंने इन और यांग में विभाजित कर दिया। उन्होंने बहुत ऑर्गन नहीं लिया, जो मेन कार्यकारी ऑर्गन थे उनको लिया। तो आपने देखा कि 5 तत्व थे और उनकी 6 ऊर्जाएं बना दिया। क्यों? उन्होंने हीट और हॉटनेस को 2 अलग ऊर्जा बना दिया। उन्होंने कहा कि यही अग्नि के साथ एक हीट होती है लेकिन एक कभी कभी हॉटनेस हो जाती है, तो वो हॉटनेस को उन्होंने एक अलग ऊर्जा बना दिया। अब वो ऊर्जा बनाया तो उसके साथ 6 ऊर्जाएं हो गई, तो 6 ऊर्जाओं के 12 उनको अंग बनाने पड़े। तो अंग कैसे बने? उन्होंने लंग्स का, देखिए लंग्स से शुरू करिए, मान लीजिए तो लंग्स जो है उन्होंने कहा लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन एक कॉम्बिनेशन, हम कॉम्बिनेशन पहले बात कर लें। कहा कि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन एक कॉम्बिनेशन है। लंग्स क्या काम करता है? लंग्स हम समझाने की दृष्टि कर रहे हैं, सिद्धांत तो ही। लंग्स काम क्या करता है? लंग्स कोई ऊर्जा लेता है, ऑक्सीजन के रूप में, वायु के रूप में ग्रहण करता है, शरीर को उसको पालता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। यानी क्या काम करता है? वो रेस्पिरेशन माने कुछ चीज लेता है लेकिन कुछ चीज निकाल भी देता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर न निकले तो बहुत नुकसानदायक है, और शरीर का टेम्परेचर जल जाए, मतलब शरीर जल जाए आपका, इतना टेम्परेचर हो जाए। तो उन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया उन्होंने। वही काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है। जो आपका उच्छिष्ट भाग है, जो आपका अवशेष भाग है शरीर का, जिसमें से सारा एब्जॉर्प्शन कर लिया गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वगैरह सबसे, उनसे अगर अवशेष भाग आपके शरीर में रह जाए तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। तो उसको निकालने का काम किसने किया? लार्ज इंटेस्टाइन ने किया, बड़ी आंत ने किया। तो यानी लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को एक कॉम्बिनेशन में रखा, इनको मेटल की श्रेणी में रख दिया यहां पर। अब हार्ट की बात आई तो हार्ट, उन्होंने कहा कि हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हार्ट को कैसे जोड़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे मिनरल हो, सब सारे जब पाचन तंत्र में आए तो पाचन तंत्र में आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे अधिक उनको अवशेष करती है, अवशोषण करती है, यानी एब्सॉर्प्शन करती है। तो जो सोख लेती है विटामिन को, प्रोटीन्स को, मिनरल्स को, कार्बोहाइड्रेट को, सबसे बड़ा काम वो करती है, यानी और उसी से रक्त बनाती है। अभी हमने बनाया था ना कि रक्त जो है वहां चैनल्स में बनता है और ये छोटी आंतें जो होती है सब जो वहां शोषित कर लेती है वही चीजें। तो उसने क्या कहा कि रक्त बनाने का काम तो एक तो किया स्मॉल इंटेस्टाइन ने, पोषण का काम किया स्मॉल इंटेस्टाइन ने, और हार्ट ने क्या किया? हार्ट ने उसी पोषक तत्वों को ट्रांसफर कर दिया
तो यानी हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों एक कॉम्बिनेशन में है। अगर ये कॉम्बिनेशन में नहीं होती तो वो बनाता नहीं, वो अवशोषित नहीं करता, वो रक्त नहीं बनाता, तो रक्त बना के कैसे चला जाता और बाहर सबको खाना पीना कैसे मिलता हर सेल को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को और हार्ट को उन्होंने एक श्रेणी में रख दिया। ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम का कंसेप्ट नहीं था। कंसेप्ट ये दार्शनिक कंसेप्ट है ट्रिपल वार्मर का। पेरिकार्डियम तो भौतिक रूप से उपस्थित भी है। पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट, हार्ट की कवरिंग है, चारों तरफ हार्ट को घेरे हुए है। इसलिए जब कभी ठंडक लगती है या कभी गर्मी लगती है तो हार्ट प्रभावित कम होता है, पेरिकार्डियम प्रभावित अधिक होता है। पेरिकार्डियम सुरक्षा का प्रहरी है हार्ट के लिए। तो इसलिए अधिकांशतः जब भी कभी ठंडक लगती है या गर्मी लगती है तो हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं देते, पेरिकार्डियम का ट्रीटमेंट देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी पेरिकार्डियम सुरक्षा तंत्र है। तो पेरिकार्डियम, लेकिन ट्रिपल वार्मर एक दार्शनिक विचार है। दार्शनिक विचार क्या है? उन्होंने कहा कि ट्रिपल वार्मर, उन्होंने पूरे शरीर को 3 भागों में बांट दिया और कहा ट्रिपल वार्मर यानी जो यहाँ चेस्ट तक का भाग जो है ट्रिपल वार्मर, एक वार्मर हुआ अपर वार्मर, और चेस्ट से नीचे जो है स्टमक तक का लोअर वो मिडिल वार्मर, और उसके बाद नीचे पैरों का ये सब लोअर वार्मर, 3 वार्मर हुए। तो ऊपर का कंट्रोलर कहा कि हार्ट और लंग्स इसके कंट्रोलर है। बीच में उन्होंने कह दिया कि लीवर इसका कंट्रोलर है, और उसको कह दिया कि स्प्लीन और किडनी ये कंट्रोलर है तीसरे के। तो इस तरह उन्होंने ट्रिपल वार्मर का कंसेप्ट ये दे दिया। तो इसको हॉटनेस श्रेणी के साथ रखा। यानी अग्नि में क्या होगी? मेटल तो हमेशा शुष्क होगा ना। मेटल माने मेटल में जिसमें बिल्कुल कोई भी वाटर कंटेंट ना हो तो वो मेटल होगा। तो इसीलिए उसकी एनर्जी ड्राइनेस रख दिया था मेटल की, और उसके साथ लंग्स जोड़ा था तो ड्राइनेस एनर्जी रखा। और उसका रंग क्या रखा? आप देखिए कि कभी मेटल वाले में या तो व्हाइटिश होगा या ब्राउनिश होगा। तो ब्राउनिश और व्हाइटिश उन्होंने मेटल के कलर रख दिया। अब हार्ट की जब बात आई तो फायर का रंग होता है या तो गर्म मतलब लाल होता है, और या अगर बहुत अधिक हॉट हो जाए तो ऑरेंज की तरह हो जाता है। तो उन्होंने ऑरेंज और हीट और हॉटनेस 2 एनर्जी रख दिया और कलर रख दिया लाल और ऑरेंज। अब देखिए अर्थ में जब आए तो उन्होंने कहा स्प्लीन और स्टमक। स्प्लीन और स्टमक का दोनों का फंक्शन क्या है? जब पार्थिव ऊर्जा पहली बार आप लेते हैं तो स्टमक और स्प्लीन उसको कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं? उसको एनर्जी में, और एनर्जी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसकी एनर्जी इन्होंने लिया ह्यूमिडिटी। बारिश, देखिए पृथ्वी में क्या है, बारिश होने दीजिए, आप हमेशा देखेंगे कि पूरा वो ह्यूमिडिटी का माहौल पूरे पृथ्वी में रहता है, हर जगह हर भागों में, चाहे जहां हो, समुद्र किनारे होगा तो ह्यूमिडिटी, यहाँ बारिश हो जाए ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जो है वो अधिक अर्थ के उसमें हमेशा रहती, अधिकांशतः रहती है, इसलिए ह्यूमिडिटी उसको उसकी एनर्जी जोड़ा। और येलो इसलिए जोड़ा क्योंकि येलो का कलर, इसलिए बोला कि येलो कलर क्या है? पीली मिट्टी पिरोड़ मिट्टी कहलाती थी, और आप मुल्तानी मिट्टी को भी देखें तो भी उसमें येलोइश एलिमेंट अधिक है, व्हाइटिश नहीं है। तो इसलिए येलोइश जो है मेन, उसको उन्होंने उसका रंग रख दिया। अब जब जल की बात आई तो जल तत्व का नियमन कौन कर रहा है? किडनी कर रही। क्यों? किडनी जो है सारे जल को एक जगह भेजती है यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर उसको कंट्रोल वो रोकता है, और रोकने के बाद उसको समय आने पर बाहर निकालता है। तो यानी जल तत्व का नियमन कर रही थी कौन? किडनी कर रही थी, और यूरिनरी ब्लैडर। तो दोनों का काम एक था, इसलिए इनको इन और यांग के भाग में बांट दिया गया। लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर क्या करता है? लीवर बाइल का बनाता है, और गॉल ब्लैडर क्या करता है? उसको संग्रहित करता है और कंसंट्रेट करता है। 2 काम करता है वो संग्रह करने काम करता है और उसको कंसंट्रेट करने काम करता है, ताकि एक कमरे में अधिक से अधिक सामान रखा जा सके। अगर आप उसको छितरा कर रख दीजिए तो आपको हो सकता है 10 किलो आलू रहे, लेकिन वही बोरों बंद कर दें तो हो सकता है आपको 20 किलो आलू आप उस कमरे में आ जाए। तो उस कंसेप्ट से गॉल ब्लैडर कंसंट्रेशन का काम करता है, और
वो दोनों एक दूसरे का एक काम ही है, बाइल का ही है, बाइल को बनाना और बाइल का संग्रहण। तो इसलिए गॉल ब्लैडर और लीवर को एक श्रेणी में रख दिया गया। अब देखिए, चूंकि कास्ट के साथ जुड़ा हुआ था, तो अगर आप जंगल में जाएं तो आपको दो ही चीजें मिलेंगी। एक तो आपको कलर मिलेगा, ग्रीन कलर मिलेगा। क्यों? आप देखिए सारा प्रकृति जो है आपको ग्रीन हर जगह, ग्रीन के अनेक रूप मिल सकते हैं, लेकिन ग्रीन ही मिलेगा। और वहां पर आपको मिलेगी, आप जाएंगे तो आपको लगेगा, कहेंगे बहुत अच्छी हवा, क्या सुंदर हवा, सवेरे से उठिए तो आपको शीतल मंद बढ़िया जो भी हवा है वो मिलेगी, ऑक्सीजन युक्त मिलेगी। तो यानी विंड और ग्रीन दोनों वुड के साथ जोड़ दिए गए। इस रूप में उन्होंने एक परिकल्पना किया और एक जनरेशन साइकिल क्रिएट किया। और जनरेशन साइकिल में जो भी तत्व थे, पंच तत्व, उन पंच तत्वों की अपनी ऊर्जाएं रख दिया और उन पंच तत्वों का अपना कलर रख दिया। अब इन कलर के माध्यम से उन्होंने फिर कंट्रोलर साइकिल बनाया। अब कंट्रोल साइकिल बस बता दूं, तब तक काम खत्म हो जाएगा। तो मैडम ने बहुत विस्तार से बताया, लेकिन तभी हम, क्योंकि यही बेस है, सेमेस्टर 1 इज द बेस ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, ये ध्यान रखिएगा। इसमें अरे सर, जो आप सबसे सीनियर है, तो मतलब हम लोग जो भी गलती करेंगे तो आप तो गाइड कर देंगे, तो कोई बात नहीं, इसमें जो मैं कह रहा हूँ कि ये बेसिक है, और जो भी हाँ। बेसिक है उसको अधिक जब समझना है, तभी हम लोग आगे चल के बढ़िया आगे चलेंगे। चल पाएंगे। हाँ। जी हाँ, जी हाँ। तो अब आप देखिए, इस कंट्रोल साइकिल में जहाँ पेज बना हुआ जो सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कंट्रोल साइकिल का हमेशा कंसेप्ट रखिएगा। ये चित्र अगर याद रखिए तो कंट्रोल साइकिल अपने आप समझ में आ जाएगा। आप इसमें देखिएगा, बाबा कंट्रोल्स पोता, ये हमेशा कंसेप्ट देख लीजिए। जो ऑर्गन है उसके एक ऑर्गन के पहले पिता होगा, और एक ऑर्गन पहले, जो एक पहले ऑर्गन होगा वो पिता होगा, उसके पहले का ऑर्गन जो है वो बाबा होगा। तो बाबा हमेशा कंट्रोल कर रहा है, किडनी कंट्रोल कर रही है हार्ट को, तीर बना हुआ है, इसलिए कि किडनी बाबा है, किडनी का बेटा लीवर है और लीवर का बेटा हार्ट है। तो किडनी हमेशा बाबा है, बाबा कंट्रोल पोता। फिर उससे देखिए फायर किसको कंट्रोल कर रही है? फायर क्या है? फायर जो है, फायर है, पिता है अर्थ का, और वो, और फायर पिता है अर्थ का, और अर्थ पिता है मेटल का। तो हमेशा जो है हार्ट जो है कंट्रोल कर रहा है ब्राइटनेस को, मेटल को, यानी लंग्स को। तो इस रूप में है। फिर इसको देखिए, वहां तो जो मैडम बताए कि कैसे कुल्हाड़ी काटी, आरी काटी, लेकिन यहाँ चित्र में ध्यान रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर लार्ज लंग्स जो है, लंग्स की बेटा किडनी और किडनी बेटा लीवर, तो लंग्स लीवर को कंट्रोल करता है। तो चिकित्सा के दो सिस्टम हुए, एक तो, और ये तीर को ध्यान रखिए, तीर यानी ऊर्जा हमेशा इसी रूप में प्रवाहित हो रही है। पहले ये पहला ध्यान, पहला नंबर, सिद्धांत नंबर 1, ऊर्जा इसी रूप में प्रवाहित हो रही है, यही रूट है। रूट ध्यान रखिए कौन है? क्लॉकवाइज ट्रांसफर हो रही है। अब अगर आप हार्ट की ऊर्जा बढ़ा देंगे तो आपको अर्थ की ऊर्जा बढ़ जाएगी। अर्थ की ऊर्जा बढ़ा देंगे तो मेटल की बढ़ जाएगी। उसी तीर में ऊर्जा उल्टी होगी। ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट आया। दूसरा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब कंट्रोल में क्या हुआ, अगर कंट्रोल जो कर रहा है, जैसे मान लीजिए किडनी कंट्रोल कर रही हार्ट को, ठीक है, अगर किडनी की ऊर्जा कम हो जाएगी तो हार्ट की कम हो जाएगी? ना, हार्ट की बढ़ जाएगी। अच्छा, बैलेंस नहीं है। किडनी को अगर कंट्रोल करना है, अगर किडनी को कंट्रोल करना है, मान लीजिए हार्ट को कंट्रोल करना है, तो किडनी को और स्ट्रांग बनाइए। और स्ट्रांग नहीं है। अगर बेटा बहुत बिगड़ैल हो जाए तो बाबा को तेज होना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जहाँ बाबा वो हुआ, दृढ़ हुआ, तेज हुआ, वहाँ पोता अपने आप धीमे कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर बाबा वीक हुआ तो पोता अपने आप अनकंट्रोल होता, यही है। ये दृष्टिकोण है, समझिए कि अगर किडनी जो है वीक हुई तो हार्ट को कंट्रोल नहीं करता है। तो अगर हार्ट को कंट्रोल करना है तो किडनी को स्ट्रांग कर दीजिए, अपने आप ही हार्ट कंट्रोल हो जाएगा। ये इसी से समझिए
यस तो ये वो बाबा कंट्रोल वाला उसमें ये इस रूप में समझने की आवश्यकता है। और जब ये समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव तो ये एक कंसेप्ट आया इससे। फिर थोड़ा सा बता दूं केवल, आप आगे पढ़िएगा। पंचतंत्रों के सिद्धांत में ये जो साइकिल है, इस साइकिल में मेरिडियन की कंसेप्ट हम लोग का। अब मेरिडियन जब हमने एक को मेरिडियन कहा और दूसरा सिद्धांत हमने क्या कहा कि प्रत्येक पदार्थ, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु इन्हीं पंच तत्वों के संयोग का परिणाम है। ये सेंटेंस बार बार बोलते हैं। यानी उस मेरिडियन में, वो मेरिडियन मान लीजिए लंग्स की, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लंग्स की मेरिडियन है, तो लंग्स की मेरिडियन में क्या फायर का पॉइंट नहीं होगा? है सर। क्या अर्थ का पॉइंट नहीं होगा? क्या किडनी का पॉइंट नहीं होगा? क्या लीवर का पॉइंट नहीं होगा? सबके पॉइंट होंगे, लंग्स का पॉइंट भी होगा, लेकिन लीवर के भी होंगे, हार्ट के भी होंगे, किडनी के भी होंगे और अर्थ के भी होंगे, सबके पॉइंट होंगे। ये जो पॉइंट है, यानी हर एक मेरिडियन में पांचों तत्वों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उस सभा में वो जो आपकी राजमार्ग है, उस राजमार्ग में पांचों के अलग अलग बिंदु निर्धारित हैं। और वो बिंदु पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। वो बिंदु कभी आप ये मत समझिए कि वो उस मेरिडियन के बिंदु है ना, वो उस तत्व के बिंदु है, वो तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी अगर अभी आप आगे पढ़ेंगे K1 K2 K3, मान लीजिए आपने पढ़ा कि K1 K2 K3 K7 K10, मतलब 1 जो है लीवर का 1 है, K1 है, किडनी का पॉइंट होता है ना, वुड का 1 है, 2 का फायर का वो है, 3 ह्यूमिडिटी का है, और उसके 7 जो है ड्राइनेस का है, और 10वां किडनी का है। तो 1 2 3 7 10 मान लीजिए आपने कहा। तो अब जब K1 की बात आएगी तो K1 जो है, K1 किडनी का पॉइंट नहीं है, हार्ट से K1 नहीं, K1 वुड का पॉइंट है, वुड का पॉइंट है, और K2 हार्ट का पॉइंट है, मतलब फायर का पॉइंट है, और K2 और K3 ह्यूमिडिटी का पॉइंट है, अर्थ का, K7 ड्राइनेस का पॉइंट है, और K10 किडनी का पॉइंट है। ये ध्यान रखिएगा। वो हमेशा पूछा था कि K1 का कंट्रोलर कौन होगा? आप बोलिए, K1 का कंट्रोलर कौन होगा? अगर K1 कहा जाए तो K1 को कंट्रोल करने वाला रंग कौन सा है, या रंग या कोई एनर्जी? बोलिए, चित्र बताइए कौन होगा? ब्राउन होगा सर। K1 को कंट्रोल कौन करेगा? लाल, ड्राइनेस, ब्राउन, मेटल ब्राउन। हाँ यस एग्जैक्टली, क्योंकि K1 है वुड का पॉइंट, तो वुड को कंट्रोल कौन कर रहा है? मेटल। उसी तरह K2 कंट्रोल कौन होगा? K2 का सर K10 यस किडनी, जल कंट्रोलर होगा। तो वो इसी से चित्र से मालूम होगा कि क्यों K1 K2 K3 K7 K10 ये उसके पॉइंट है। तो ये पॉइंट जो 5 पॉइंट है, इसमें से एक पॉइंट तो उसका अपना ऑर्गन का पॉइंट है, लेकिन शेष 4 पॉइंट दूसरे तत्वों के पॉइंट हैं। दूसरे 4 पॉइंट दूसरे तत्वों पॉइंट सब में यही मिलेगा। तो इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि उसको बढ़ाने वाला रंग कौन सा है? बोल देंगे K1 को बढ़ाने वाला रंग कौन सा है? तो K1 को बढ़ाने वाला रंग हमेशा ग्रीन है ना, तो वुड है तो ग्रीन है उसका बढ़ाने वाला रंग। वो जो जिसका रंग है वो अपनी शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए वो रंग उस ऊर्जा को, उस ऑर्गन की शक्ति को बढ़ा रहा है। तो ग्रीन बढ़ाएगा लीवर को, हार्ट को बढ़ाएगा लाल रंग, अर्थ को बढ़ाएगा पीला रंग, मेटल को बढ़ाएगा ब्राउन का रंग, और किडनी को बढ़ाएगा काला या नीला रंग। ये उसके एनर्जी के पॉइंट है। तो ये कलर के बेसिस पर ऐसे ऐसे आती है। इस हिसाब से समझने की आवश्यकता है सबको। ये बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो है, इसमें देखिए जितना, इसी तरह रिलेशन, इसी तरह मदर और सन का रिलेशनशिप है इसमें। पूरे पांचों में हमने देखा था ना
कि कंट्रोलर भी है, मदर भी है, तो तीनों मिलेंगे उसमें, कंट्रोलर मिलेगा, मदर भी मिलेगी, वो भी मिलेगा। तो और दूसरा इसी में आगे कंसेप्ट आया है, देखिए मैं आपको बता दूं, बस उसको बता दूं, पहले पढ़िएगा, पढ़ने की दृष्टि मिलेगी। तो बहुत देखिए, ये टेबल जो बताया था मैडम ने, वो टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है, वो टेबल हर सेमेस्टर में पूछी जाएगी। ये पॉइंट, ये वाले देखिए, ये देखिए 12 में से प्रत्येक मेरिडियन में एक स्पेसिफिक सिडेशन पॉइंट होता है, तो उसका सन पॉइंट होता है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हर मेरिडियन में एक पॉइंट होगा जो उसका सन पॉइंट होगा, यानी जैसे लंग्स मेरिडियन है, तो लंग्स में हम लोग 11, 10, 9, 8, 5 पढ़े, तो लंग्स का बेटा कौन है? किडनी। किडनी। तो LU5 जो है वो उसका क्या है? सन पॉइंट है। तो सन पॉइंट को आप वो सब उसमें देखिए, व्यवहारिक जगत में अगर मदर स्ट्रांग होगी तो वो सन को स्ट्रांग तो कर देगी, लेकिन अगर सन स्ट्रांग होगा, अगर सन खींच रहा होगा कोई, तो वो क्या होगा? वो मदर से मिलेगा। यही इसका पॉइंट है। प्रत्येक मेरिडियन में स्पेसिफिक सिडेशन पॉइंट है। अगर लंग्स को सिडेट करना है तो LU5 पे ट्रीटमेंट करेंगे, तो सन पॉइंट उसका, सन अगर स्ट्रांग हुआ, सन नहीं देता, उल्टा नहीं देता है एनर्जी। क्यों? एनर्जी का सिस्टम क्या है? देखिए फ्लो में, फ्लो, बस वो फ्लो में आपको देखना है। दूसरा स्ट्रांग हुआ तो वो नहीं कर पाएगा। ये सन जो लंग्स का पॉइंट है, वो उसका जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट किडनी का, अगर ये स्ट्रांग हो गई तो ये कमजोर हो गई, क्योंकि ऊर्जा इधर जाने में, तो अगर ये स्ट्रांग होता तो अपनी बढ़ चली जाती है, लेकिन ये अगर स्ट्रांग है तो ये कमजोर। ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को इस वाले पॉइंट को बार बार पढ़िएगा तो आपको आएगा। इस सेंटेंस को बार बार पढ़िएगा। सन पॉइंट हमेशा सिडेशन पॉइंट होता है। देखिए और भी कंसेप्ट है। सन पॉइंट इज ऑलवेज सिडेशन पॉइंट एंड मदर पॉइंट पॉइंट ऑफ टोनिफिकेशन, मदर पॉइंट इज ऑलवेज टोनिफिकेशन पॉइंट। ठीक है। इस अगर प्रत्येक मेरिडियन में स्पेसिफिक टोनिफिकेशन पॉइंट, उसका मदर पॉइंट है, प्रत्येक मेरिडियन मदर पॉइंट पर अगर आप चार्ज देंगे तो मेरिडियन में ऊर्जा मेरिडियन में ट्रांसफर को चली जाती है। ये कंसेप्ट है। ये देखिए वही, फिर वही साइकिल पे ध्यान दीजिए। ये साइकिल अगर मदर पॉइंट पे हुआ तो एनर्जी यूं आ रही है, तो मदर पे अगर ट्रीटमेंट आपने दे दिया, मदर की बढ़ गई एनर्जी, तो तुरंत सन पे चली जाएगी। अगर मदर के पास मनी है तो सन को दे देगी, और सन के पास मनी आ जाएगा तो वापस नहीं जाएगा। समझ लीजिए, उल्टा है। नहीं, उल्टा नहीं है, ऐसा ही है जैसा संसार में होता है, उसी को डिफाइन किया उन्होंने। सन के पास पैसा है तो कोई जरूरी नहीं कि मदर को मिले, मदर के पास होगा तो तुरंत सन को चला जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ सिडेशन कौन हुआ? मदर पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ टोनिफिकेशन एंड सन पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ सिडेशन। बस ये एक सूत्र है, और इस एनर्जी सूत्र को ध्यान में रखिए और धीरे धीरे पढ़िए। जहाँ जहाँ नहीं समझ में आएगा तो वहाँ हम लोग पूछेंगे ही, आप बताएंगे ही, सब बात नहीं है। तो आप लोग इस अच्छी बात है। मैडम को धन्यवाद, उन्होंने बताया जो है उसको शुरू कर दिया, और ये सब चीजें हम लोग धीरे धीरे खुद ही ग्रहण कर रहे हैं। और क्या कोई ऐसा तो ना हम ही लोग ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाते हुए हम ही लोग कुछ और सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो तो ये सर, जितने उपस्थित लोग हैं सबको धन्यवाद। सक्सेना जी, कल तो आपका क्लास है? हाँ जी, कल तो आपका क्लास है। कोई खास नहीं, मतलब बहुत सरल क्लास है। कौन सा है आपका चैप्टर? कल तो उसका है चौथा, 5वां। कल अग्निवेश है। हाँ, कल चौथा पढ़ाएंगे, 5वां परसों पढ़ाएंगे। हाँ,
कल अग्निवेश है, ये जो दूसरी वाली किताब है आयुर्वेदिक में अग्निवेश, वो छूट जी, जी। जाती है ये है। तो उसको पढ़ाना जरूरी है, उसे समझ में आ जाए गन्नों का ऑर्गन्स कैसे के हैं। हम्म, धीरे 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 समझिए और निश्चित को ध्यान रखिए। जब चाइनीज में हो तो चाइनीज को ध्यान रखिए, जब आयुर्वेदिक में हो तो आयुर्वेदिक को ध्यान रखिए। इसके रंग थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके रंग थोड़ा डिफरेंट है। हम्म। ठीक ठीक, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक जय सर, नमस्कार सर। यू। ओके। थैंक यू सर। Okay.